अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक न्यू नावल कंप्लीट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। आपको प्रीवियस नावल मेरे पसंद आए होंगे। अगर आपको ये नावल पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अपना नावल स्टार्ट करते हैं। सर्दियों का आगाज़ था और कराची शहर में कोयटा की तरफ से आने वाली सर्द हवाएं चल दी थीं। जहाँ सब लोग इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, वहाँ वो साहिल समुंदर के किनारे खड़ा माजी में खोया हुआ था। क्यों मार रही हो? जाने दो, मत मारो मेरे बाबा को, मत मारो मेरे मामा बाबा को, वो बच्चा रोते चीखते हुए कह रहा था, मगर उन लोगों पर उसकी चीख व पुकार का कुछ असर नहीं हो रहा था। आफंदी, तू हमारे साथ काम नहीं करना चाहता था ना? अब देख, इस काम में हम तेरे बेटे को इस्तेमाल करेंगे। हा 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 हा। एक आदमी ने बेहंगम तरीके से हंसते हुए कहा था। बच्चा एक पल को उन लोगों की बात सुनकर सहम गया था, मगर उन लोगों को आपस में गुफ्तगू करते देखकर वो करीब मौजूद घने दरख्त पर चढ़ गया। कहाँ गया वो लड़का? ढूंढो उसे, वो हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। जल्दी ढूंढो वो इसको, इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए। वो आदमी गुस्से और परेशानी के मिले-जुले तासुरात से बोला था। टन 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 मोबाइल की बैल ने उसके सोच में अड़ताश पैदा किया था। हेलो, फ़ोन उठाते हुए उसने बोला, मगर दूसरी जानिब की बात सुनकर उसके माथे पर बल पड़े थे। वो अपनी दोस्त के साथ कैंटीन में आके बैठी थी। आज तो सर ने लगता है कसम खाई हुई थी कि सारा चैप्टर पढ़ा देना है, उसकी एक दोस्त हानिया ने कहा था। शुक्र है कि लेक्चर का टाइम ख़त्म हो गया, वरना मुझे तो बहुत भूख लग रही थी, उसकी दूसरी दोस्त ने मुंह में लेज रखते हुए कहा था। हाँ, तुम्हें तो हर वक्त खाने की ही पड़ी होती है मोटी, उसने अपनी दोस्त समीन को हंसते हुए बोला, जो इस वक्त खाने में मसरूफ़ थी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने अन्नू, इसे खाने के सिवा कुछ नहीं आता, हिना ने भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहा था। कैसे दोस्त हो तुम लोग? अब मैं तुम लोगों से बात ही नहीं करूंगी, समीन ने रूठते हुए कहा था। हाय, मेरी बेबी को बुरा लगा, ही। हानी ने समीन को बच्चे की तरह पुचकारते हुए कहा था, जिस पर समीन समीत उन सबकी ही हंसी कैंटीन में गूंजी थी। अच्छा, अब जल्दी करो, मैम अनम का लेक्चर शुरू होने वाला है, अनु ने अपनी रिस्ट वॉच पर टाइम देखते हुए बोला था। उसके बाद सुनकर वो सब क्लास लेने के लिए अपनी किताबें उठाने लगी थीं। हम आज रात सामान दुबई नहीं भेज सकते, उन लोगों की हम पर कड़ी नज़र है, आदमी ने अपने सामने मौजूद दूसरे आदमी से कहा था। मगर सरकार शेख को तो आपने आज रात का बोला था, उस आदमी ने डरते डरते अपने सरकार को कहा था, जो गुस्से में इधर उधर कमरे में चक्कर लगा रहा था। शेख से मैं बात कर लूँगा, तुम जाकर अपना काम करो, उसका सरकार ने गुस्से में फुनकारते हुए कहा था। कहाँ है वो? उससे बोलो जल्दी यहाँ पहुँचे, मेजर जनरल ने अपने सामने खड़े कमांडर हुज़ैफ़ा से कहा था। सर, मैंने उसे फ़ोन कर दिया है और सारी सूरत हाल से भी आगाह कर दिया है, कमांडर हुज़ैफ़ा ने जनरल से कहा था, और वो दोनों बेसमेंट में मौजूद मीटिंग रूम की जानिब चल पड़े। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर जनरल ने दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ वो फ़ौजी वर्दी में खड़ा था। उसकी भूरी आंखें लाल हो रही थीं, हल्के भूरे बाल बीच की मांग निकालकर सलीके से कंघी किए गए थे। वर्दी की हाफ स्लीव्स में होने की वजह से उसके कसरती बाजू नज़र आ रहे थे। उसकी गंदमी की रंगत पे ये खाकी वर्दी बहुत जच रही थी। उसने कमरे में दाखिल होते साथ ही जनरल को सैल्यूट किया और ऊंची आवाज़ में सलाम करते हाइम के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया था। कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे हम, हाइम ने उसके बैठते ही सरगोशी में पूछा था। कहीं नहीं, फ़ोन सुनते ही फ़ौरन आ गया। उसने हाइम को अपनी तरफ घूरते देखा तो गोया हुआ था। अब तो आ गया हो ना, अब क्या मसला है? उसका अंदाज़ा काफ़ी झुंझलाहट वाला था। इमरान और उसके आदमियों को अंदाज़ा हो गया है कि हम उनकी ताक में हैं। जो सामान उन लोगों ने कल दुबई भेजना था वो नहीं भेज रहे। मेजर जनरल हमदान साहब ने उसको अर्जेंट मीटिंग की वजह बताई थी। अब हमें उसके अगले कदम तक बहुत मोहतात रहना होगा। वो जल्द ही सामान दुबई के लिए रवाना करेगा, जनरल साहब ने बात जारी रखते हुए कहा। लेकिन मैं अब और इंतज़ार नहीं करूँगा, इस शख्स को उसके अंजाम तक पहुँचाकर मैं ख़ुद पहुँचाऊँगा। जनरल की बात पर वो एक दम तेज से बोला था। सब ने उसे देखा जो अपने गुस्से में बोला था। उसकी भूरी आंखों में खून उतरा हुआ था। कमांडर, हमें बहुत मोहतात रहकर ये काम करना है, इस तरह गुस्से में हमें सिर्फ नुकसान होगा, जनरल ने उसको समझाते हुए कहा, जो अपने गुस्से में सब कुछ तबाह करने को तैयार था। ओके सर, जनरल की बात सुनकर उसने लब भींचते हुए कहा था। खिड़की में खड़ी आसमान पर नज़र जमाए, ना जाने वो कहाँ गुम थी। हवा में खनकी होने की वजह से लाहौर की रातें दिन की बदौलत ज़्यादा ठंडी थीं। हवा से उसके बालों की लटें बार बार उसके चेहरे को छू रही थी, मगर वो तो जैसे तारों भरे आसमान में क्या तलाश कर रही थी। बेटा, वहाँ क्यों खड़ी हो और अभी तक सोई क्यों नहीं? कोई परेशानी है? उसे कोई ऐसे क्यों खड़ी हो? ठंड लग जाएगी। बीजान ने उसके कमरे में रोशनी देखी तो उसके कमरे में आ गई थी और उसे खिड़की के पास खड़े देखकर तफ्तीश से पूछा।
बीजान की आवाज़ पर वो चौकी, फिर मुड़कर उन्हें देखा था जो उसके बेड पर आकर बैठी थी। इस साल भी वो नहीं आया बीजान, उसने बीजान की गोद में सर रखकर कहा था। तुम जानती हो बचपन से वो कितना ज़िद्दी है, जब तक उसका अपने बाप से किया वादा पूरा नहीं होगा वो सुकून की सांस तक नहीं लेगा। बीजान ने परी के बालों में नरमी से उंगली चलाते हुए अब सर्दगी से कहा, अब तुम सो जाओ और इसके बारे में ज़्यादा परेशान ना हो। बीजान ने परी के ऊपर कंबल डालते हुए लाइट ऑफ करते हुए कमरे से चली गई थी। इनफाल ड्राइवर के इंतज़ार में खड़ी थी। हिना आज छुट्टी पर थी और हानिया और समीन को लेने आए तो वो चले गए थे। अभी वो वापसी यूनी के लिए अंदर जाने ही लगी थी कि एक गाड़ी यूनी की गेट पर रुकी। उसने हैरान से कार में मौजूद अफराद को देखा था। अब क्या इसे ही ऐसे ही मुंह खोले खड़ी रहोगी या गाड़ी में बैठोगी भी? हाइम ने अनु को इस तरह शॉक्ड होकर मुंह खोले देखा तो हल्का सा मुस्कुराकर बोला था, भाई आप कब आए? पता है मैं कब से आपका वेट कर रही थी। अनु ने उसकी गाड़ी से निकलने पर उसके गले लगते हुए कहा था। अच्छा अब ज़्यादा मस्का ना लगाओ और चलो पीछे बैठो, मुबासिल को भी ड्रॉप करना है। हाइम ने इनफाल के सर पर आहिस्ता से चिपत लगाते हुए कहा था। इनफाल मुबासिल का नाम सुनकर अपनी एक बेख्तियारी पर कुछ शर्मिंदगी होकर गाड़ी में बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम। मुबासिल ने एक नज़र उस पर डालकर अपने मखसूस अंदाज में सलाम किया था। हाइम ने इनफाल के बैठते ही गाड़ी स्टार्ट की थी। इनफाल जो हाइम से बातें करते हुए कब से मुबासिल को देख रही थी, जो विंड स्क्रीन से बाहर नज़रें जमाए हुए था। भाई क्या फ़ौज के लोग मुस्कुराते नहीं हैं? इनफाल ने मुबासिल पर चोट की थी और ये बात वो समझ गया था क्योंकि इनफाल की बातों का जवाब हाइम हंसते हुए ही दे रहा था। तुम्हें किसने बोला ये? और मैं तो कब से तुम्हारे साथ हंसते मुस्कुराते हुए ही जवाब दे रहा हूँ। हाइम ने उसके तरफ अचानक सवाल पर चौंक कर कहा था। नहीं किसी ने नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। इनफाल ने उसकी बात पर घबराकर कहा था। हाइम ने एक बेकरी के सामने गाड़ी रोकी और उतरकर बेकरी में चला गया। हाइम के जाने के बाद उसने एक नज़र सामने बैठे शख्स को देखा जो विंड स्क्रीन से बाहर ही देख रहा था। आप इतना रूट क्यों रहते हैं? मतलब हर वक्त आपके चेहरे पर इतनी संजीदगी रहती है। बहुत हिम्मत करके उसने अपने दिल के उठते सवाल को पूछे डाला था। उसने बैक व्यू मिरर से पीछे बैठी लड़की को देखा। आपको ऐसा क्यों लगा? मुबासिल ने सर्द महरी से कहा था। क्या आप किसी से मोहब्बत करते हैं? वो खुद भी नहीं जानती थी कि उसने ये सवाल क्यों किया था। हाँ, जवाब कुछ सेकंड बाद आया था। उसके हाँ कहने पर इनफाल के अंदर कुछ टूटा था। रुख मोड़कर वो बाहर बेकरी की तरफ देखने लगी जहाँ से हाइम अब कुछ शॉपर्स पकड़े बाहर आ रहा था। ये लो तुम्हारी चीज़ें। हाइम ने गाड़ी में बैठते सामान उसको दिया था और गाड़ी स्टार्ट करने लगा जब उसका डैशबोर्ड पर पड़ा मोबाइल बजा था। बैक व्यू मिरर से मुबासिल ने एक नज़र उसे देखा था जो लिलन के प्रिंटेड सूट में दुपट्टा गले में स्टॉलर की तरह लिए हुई थी। सफ़ेद रंगत, खड़ी नाक, अनाबी लब, घने काले बाल और भूरी आंखों जो उसकी बात सुनकर उदास नज़र आ रही थी। अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस करते उसने सर उठाकर मिरर में देखा था। एक पल को दोनों भूरी आंखें मिली थी। मुबासिल ने फ़ौरन अपनी नज़रों का रुख मोड़ा था। न जाने वो इन आँखों में देख न सका था, दुख ना देख सका। हमें अभी वापस जाना है, हाइम ने फ़ोन करते हुए मुबासिल को कहा था। ठीक है, उसने बोला था। इनफाल को घर ड्रॉप करके वो वापस चले गए थे। ये सारा सामान आज रात कराची पोर्ट से दुबई भेजना है और ध्यान रहे किसी को भी इसका पता ना चले। वो अपने सामने खड़े आदमियों से बोला था। सरकार, अगर फिर वो लोग हम तक पहुँच गए तो? एक आदमी ने डरते डरते कहा था। नहीं पहुँचेंगे, आज रात ये सब दुबई भेजना लाजमी है, वरना शेख हमें नहीं छोड़ेगा। अब तुम लोग दफ़ा हो और काम मुकम्मल करो, जाओ। इमरान ने अपनी बात मुकम्मल करते आखिरी में गुस्से से उन आदमियों को कहा था। नौजवान, आज की रात हमारे लिए बहुत ख़ास है। आज हम उस इमरान को रंगे हाथों पकड़ेंगे। जनरल ने अपने सामने मौजूद फौजी नौजवानों से कहा था। कराची पोर्ट से आज मंशियात और स्मगलिंग का सामान दुबई जाएगा और इससे पहले हमें उन लोगों का पकड़ना है। उन्होंने तमाम जवानों को ब्रीफ करते हुए कहा था। कमांडर उस्मान, हादी, कामरान, आप लोग पीछे से फ़ौजी जवानों के साथ हमला करेंगे। मुबासिल, हाइम, उवैस, आप लोग आगे से जाएंगे और हुज़ैफ़ा, अदील नौजवान के साथ बाहर नज़र रखेंगे। जनरल हमदान साहब ने उनको उनकी पोजीशन के बारे में बताया था। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब ने एक ज़बान होकर नारा लगाया और बाहर की तरफ बढ़े जहां उनकी गाड़ियां तैयार खड़ी थीं। दादाजान, बस आप इसे अब बुलवा लीजिएगा। इतने साल कैसे कोई अपनों से दूर रहता है? वो उमैर साहब को चाय देने आई थी। उन्हें फारिग देखकर उसने खफगी से कहा था। वो नहीं आएगा जब तक अपने वालिदैन से किया अहद पूरा ना हो जाए। उन्होंने सर दाह भरते हुए बोला था। वो खुद चाहते थे कि अब वो वापस आ जाए। क्या हमसे मिलने भी नहीं आ सकता वो? मैं जानती हूँ वो वादा पूरा करना ज़रूरी है, लेकिन कम अज़ कम वो हर महीने ना सही साल में 1-2 बार आ जाए। परीसा के चेहरे पर खफगी साफ जाहिर हो रही थी।
अच्छा, आप परेशान न हो, मैं बात करूँगा उससे। उन्होंने परी को अपने साथ लगाते हुए दिलासा दिया था, क्योंकि वो जानते थे वो उनकी एक नहीं सुनेगी। जल्दी सब कंटेनर में लोड करो, इससे पहले कोई यहाँ आ जाए, वो आदमी गुस्सा और परेशानी से बोला था। अभी वो सामान लोड कर ही रहे थे कि सामने से एक गोली उड़ती हुई एक आदमी के पाँव में लगी और उसे चीख बुलंद हुई थी, हैंड्स अप, खुद को और सामान को हमारे हवाले कर दो। भागने की कोशिश न करना वरना मारे जाओगे। तुम चारों तरफ से घेरे जा चुके हो। एक कमांडर ने आगे आते हुए उन आदमियों को वार्निंग दी थी। हा 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 हा, हम ये तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे और हमें अंदाज़ा था तुम लोग यहाँ ज़रूर आओगे। इनमें से एक आदमी ने अजीब तरीके से हंसते हुए कहा था। गोली की आवाज़ गूंजी और उस आदमी के बाजू को चीरती हुई निकली थी। गोली चलने पर वो आदमी वहाँ से भागने लगे जब चारों तरफ से गोलियों की आवाज़ें आने लगी थीं। सब बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। अब मैं शेख को क्या जवाब दूँ कि किन निकम्मे आदमियों को मैंने ये काम दिया था। जवान फौजियों की नज़र से ना बच सके थे। इमरान ने उस जख्मी आदमी को देखकर फुंकारा था। इन आदमियों ने सब स्मगलिंग का सामान कब्जे में ले लिया और सब बच्चों और लड़कियों को भी बाजियाब करवा लिया था। एक और आदमी ने डरते हुए अपने सरकार को बताया, जो गुस्से और तेज में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। दफ़ा हो जाओ, किसी काम के नहीं हो तुम लोग, अब मैं खुद ही कुछ करूँगा। वो एक बार फिर फुंकारते हुए बोला था। वो चारों यूनी के ग्राउंड में बैठी थी। समीन और हानी एक नॉवेल पढ़ने में मसरूफ़ थी और हिना इंग्लिश के नोट्स बना रही थी, जबकि वो ना जाने किधर खोई हुई थी। अनु यार, इस तरह मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? हिना ने उससे पूछा था। वो कब से इनफाल को परेशान देख रही थी। हिना के सवाल पर वो ख्यालों से बाहर निकली थी। मुबासिल, कल भाई मुझे लेने आए थे और साथ वो भी था। उसने अपनी परेशानी जाहिर की थी। ओह, उन तीनों ने उसको देखते हुए मायने खेजी से कहा था। फिर तुमने इससे बात की? समीन ने उसे छेड़ा था। हाँ, कुछ सोचकर वो बोली थी। वाह भाई, अच्छा, क्या बात की? हानी ने उसकी हाँ बोलने पर पूछा था। यही कि वो ऐसा क्यों है, कहीं उसे किसी से मोहब्बत तो नहीं? इनफाल ने थोड़ा झिझक कर बताया था। फिर वो तीनों एक साथ बोली थी। उसने क्या कहा? उसने कहा हाँ। ये बताते ना जाने क्यों उसकी आवाज़ भर्राई थी। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्या पता उसने सिर्फ तुम्हें टालने के लिए बोला हो। हिना ने उसे समझाया था। वो अपनी दोस्त को एक इस तरह तो नहीं देख सकती थी ना। हिना की बात सुनकर वो सिर्फ सर हिलाकर रह गई थी, क्योंकि वो उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती थी। उन लोगों ने स्मगल शुदा माल और बाजियाब कराए गए बच्चे और लड़कियों को हुकूमत के हवाले कर दिया गया था। शाबाश जवानों, अब बस हमें इमरान को पकड़ना है, क्योंकि अब वो चैन से नहीं बैठेगा। मेजर ने सबको शाबाशी देते हुए कहा था। अब हमें इंतज़ार करना होगा, बहुत जल्द वो दोबारा सामान भेजेगा और अब के बार हम उसके अड्डे पर हमला करेंगे। जनरल ने कहा। इंशाअल्लाह इस बार हम उसको अंजाम तक पहुंचाकर ही रहेंगे, उसने कहा था। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पायदाबार, सब ने एक ज़बान होकर नारा लगाया था। वो दोनों अपने अपार्टमेंट में बैठे काम कर रहे थे। हाइम कॉफ़ी बनाकर लाया तो उसे देखा, जो पता नहीं कौन सी दुनिया में खोया हुआ था। कहाँ खोए हुए हो? मैं इतनी देर से यहाँ बैठा हूँ और तुम पता नहीं किधर खोए हुए हो, हाइम ने उसे कहा, जो सोचों में गुम था। नहीं, कहीं नहीं, बस ऐसे ही घर की याद आ रही थी। वो बिगड़ते हुए बोला था। जब से तुमने आर्मी ज्वाइन की है तुम सिर्फ कोई 5-6 बार अपने घर गए हो, और जब से इमरान का केस शुरू हुआ है तुम घर जाना तो दूर फ़ोन भी नहीं करते, हाइम ने तशवीश से पूछा था। मैं जब तक अपने वालिदैन से किया हुआ अहद ना पूरा कर लूँ घर नहीं जाऊँगा, उसने सामने दीवार को घूरते हुए कहा था। तुम मुझे भी नहीं बताओगे कि क्या हुआ था? हाइम खफगी से बोला था। क्या करोगे जानकर? वो उसकी आंखों में खून उतरते हुए बोला था। 6 साल पहले उसने आर्मी ज्वाइन की थी और सिर्फ हाइम से दोस्ती थी, जिसमें ज़्यादा हाथ हाइम का ही था। हम लोग शहर में रहते हैं, दादा और दादी गांव में रहते थे। मैं 10 साल का था, हम गांव जा रहे थे। मेरी बहन महीने पहले ही दादा के साथ गांव चली गई थी। गांव लाहौर से 2-3 घंटे दूर था। अभी हम लोगों को 1 घंटा हुआ था जब फायरिंग की आवाज़ आई और हमारी गाड़ी लड़खड़ाई थी। बाबा ने फ़ौरन ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोकी। वो सांस लेने के लिए रुका था, नज़रें अपने हाथों पर जमाए उसने दोबारा बोलना शुरू किया। कुछ आदमी हमारी गाड़ी को घेरे खड़े हुए थे। एक आदमी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल के बाबा को बाहर निकाला। हमें वो डाकू लगे थे। फिर उन लोगों ने मामा और मुझे बाहर निकाला था। तुमने मेरे साथ काम करने से मना करके खुद अपने पाँव को कुल्हाड़ी मारी है। अब देख मैं क्या करता हूँ। हा 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 हा, एक आदमी ने अजीब तरीके से हंसते हुए मेरे बाबा को बोला था। इमरान, जाने दो हमें,
बाबा ने उस आदमी से कहा था, उन लोगों ने मेरी आंखों के सामने मेरे मामा बाबा को कत्ल कर दिया था। मेरे रोने चीखने का उन पर कुछ असर नहीं हुआ। ये बताते उसकी आंखें जब से लाल हो गई थी। मैं उन लोगों की नज़र से बच के करीब मौजूद घने दरख्त पर छुप गया था। तो हमारे साथ काम नहीं करना चाहता था ना? अब देख, इस काम का में हम तेरे बेटे को इस्तेमाल करेंगे। हा 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 हा। वो आदमी इमरान था जो मेरे बाबा की लाश के करीब बैठा बेहंगम तरीके से हंसते हुए बोला था। उसकी बात सुनकर मैं सहम गया था और अल्लाह की मदद के लिए दुआ करने लगा था। वो और उसके आदमी मुझे ढूंढ रहे थे कि सामने से एक पुलिस मोबाइल जो वहाँ गर्दिश कर रही थी पहुँची थी और उन सबको लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये देख मुझे हौसला हुआ और अपने मामा बाबा की लाश के पास आया था। बेटा, हमें बताओ क्या हुआ है आपके साथ? एक पुलिस वाला मेरे पास आके बोला था, तो मैंने रोते हुए सब कुछ बता दिया था। पुलिस वालों ने मुझसे घर का नंबर मांगा और डेड बॉडीज़ हमारे घर पहुंचा दी थी। हमारे घर कोहराम मच गया था। मेरी बहन जो माँ बाप का इंतज़ार कर रही थी, उनकी लाशों को देखकर अपने होश को बैठी थी। मामा बाबा की डेथ के बाद मुझे और मेरी बहन को दादा और दादी दूसरे शहर ले गए थे। मेरे दादा और दादी ने हम दोनों बहन भाइयों को बहुत मुश्किल से संभाला था। एक बार मैंने दादा से पूछा था, मामा बाबा इतनी जल्दी क्यों चले गए? सब लोग क्यों इस दुनिया से चले जाते हैं? तो दादा ने कहा था, बेटा, हम जिंदगी जीते हैं लेकिन सिर्फ मरने के लिए। ये दुनिया फ़ानी है, कोई यहाँ सारी उम्र नहीं रहता। एक दिन सबने जाना होता है। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में अपनी इबादत के अलावा किसी न किसी काम नेक काम के लिए इस दुनिया में भेजा है। इस दिन मैंने ये अहद किया था कि मैं अपने माँ बाप की मौत का बदला इस जालिम इंसान से ज़रूर लूँगा, ताकि वो दोबारा किसी बच्चे के सर से माँ बाप का साया ना छीन सके। क्योंकि इमरान अपने सोर्सेज होने की वजह से जेल से बाहर आ गया था, मैंने उस दिन अपने बाबा से ये अहद किया कि मैं उनके कातिल को उसके अंजाम तक पहुँचा कर ही रहूँगा। हाइम ने उसे देखा जो उसकी आवाज़ रुंध गई थी, मगर वो कमाल जब से आंसू रोके हुए था। मुबासिल ने अपनी बात ख़त्म करके हाइम की तरफ देखा था। हाइम की आंखों में उसकी बात सुन के नमी आ गई थी। वो उठा और मुबासिल को गले लगाते हुए बोला था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे अहद पूरा करने की हिम्मत दे, आमीन। 2 माह बाद वो यूनी में वापस आ रही थी जब ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोकी थी। सड़क तकरीबन सुनसान थी। भाई, गाड़ी क्यों रोक दी? उसने परेशानी से पूछा था। मैडम, शायद पेट्रोल ख़त्म हो गया है, ड्राइवर गाड़ी चेक करते हुए बोला था। अभी कुछ मिनट गुजरे थे, उसने बाबा को फ़ोन करके दूसरी गाड़ी भेजने का बोल दिया था। तभी एक कैरी डिब्बा वहाँ से आके रुका और चंद नकाबपोश आदमी उसके से निकले थे। गाड़ी का दरवाज़ा खोल वरना हम तुझे मार देंगे, एक नकाबपोश आदमी ने ड्राइवर से कहा था। ये सुनकर पीछे बैठी इनफाल डर गई थी। कुछ दिनों से उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उस पर नज़र रखे हुए है, लेकिन वो उन लोगों को देखकर सही मायनों में उसे ज़मीन पाँव से निकलती हुई महसूस हुई थी। कौन लोग हो तुम और क्यों दरवाज़ा खोलूँ मैं? वो हिम्मत करके बोली थी। अरे लड़की, तू अपनी ज़बान बंद कर और चुपचाप गाड़ी से उतर, एक आदमी ने गुस्से में उसे बोला था। जब ड्राइवर ने दरवाज़ा नहीं खोला तो एक आदमी ने गाड़ी से टायर पर फायर किया था। अब अगर दरवाज़ा ना खोला तो ये गोली तेरे भेजे में उतारूंगा, वो आदमी तेज में ड्राइवर से बोला था। उसकी धमकी देने पर ड्राइवर उसकी रूह काँप गई थी। भाई, आप दरवाज़ा खोल दें वरना ये लोग हमें मार देंगे, इनफाल ने डरते हुए कहा था। ड्राइवर के दरवाज़ा खोलने की देर थी, उन आदमी ने ड्राइवर को गले में इंजेक्शन लगा के बेहोश कर दिया था और इनफाल के मुंह पर रुमाल रखकर उसकी आवाज़ बंद कर की जो चीखने लगी थी। वो उसे उठाकर गाड़ी में डालकर ले गए थे। वो सब लोग आज एक बार फिर इमरान को पकड़ने का लहिया अमल तय कर रहे थे जब किसी का मोबाइल रिंग हुआ था। हाइम ने एक्सक्यूज़ करते हुए फ़ोन उठाया था। दूसरी जानिब की बात सुनकर उसके चेहरे पर परेशानी फैल गई थी और दिमाग की रगें तन गई थी। सब ने उसके बदलते अंदाज को देखा था। सब खैरियत है जवान? जनरल ने उसके चेहरे को देखकर पूछा था। इमरान अब अपनी हदें पार कर रहा है, उसने मेरी बहन को अगवा किया है, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, हाइम ने गुस्से के आलम में और कहा। और मुबासिर को ये सुनकर झटका लगा था। उसकी आंखों के सामने वो खफा सी बैठी लड़की का सरापा लहराया था। हम आज रात ही उसके अड्डे पर हमला करेंगे और उसको इसके अंजाम तक पहुंचा कर ही रहेंगे। वो एक अंधेरा कमरा था जहां उसे लाया गया था। इस कमरे में उसके अलावा और भी लड़कियां थीं जिनके मुंह को रुमालों से बांधा गया था और हाथों को पीछे रस्सी से बांधे हुए थे। गरम सियाल उसकी आंखों से बह रहा था, मगर उसे होश आया था। उसे अपने सर में टीसें उठती हुई महसूस हो रही थी। कमरे में अंधेरे की वजह से उसे वक्त का अंदाज़ा तक नहीं था। वो बस मुसलसल रोए जा रही थी और अल्लाह से मदद की दुआ कर रही थी। हम आज रात लड़कियों और मंशिया दुबई के लिए रवाना कर देंगे, वो मोबाइल पर बात करते हुए बोला था। इस बार सब सही सलामत दुबई पहुँचेगा।
बहुत ख़ास आदमियों को मैंने इस काम दिया है। दूसरी तरफ की बात सुनकर वो बोला था, इस बार तुम लोग मुझ तक नहीं पहुंच सकते। अब मैं बताऊंगा इमरान चीज़ क्या है। हा 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 हा। इमरान ने फ़ोन बंद करते हुए ख़बासत से हंसते हुए कहा था। वो शायद भूल गया था कि ऊपर बैठी ज़ात उससे बहुत ज़्यादा ताकत वाली है। बेशक अब वक्त था जब अल्लाह की रस्सी खींचनी थी, उसकी रस्सी खींचनी थी। हम आगे के दरवाजे से जाएंगे। हादी और उवैस पीछे की जानिब जवानों को लेकर अंदर जाएंगे। हमने चारों तरफ से उसके घर को घेर लिया है। मेजर ने उनको पोजीशन से आगाह करते हुए कहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों से अंदर की जानिब बढ़ रहे थे जब उसकी नज़र एक लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी जिससे बाहर से ताला लगा हुआ था। वो 2 जवानों को लेकर उस दरवाजे की तरफ बढ़ा और ताले को बगैर आवाज़ पैदा किए तोड़ डाला। दरवाज़ा खुलने पर जो मंजर उसे दिखा वो उसका खून खौला गया था। वो उसके सामने थी। आंखें रोने की वजह से सूज गई थीं। चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। बाल पोनी से निकलकर उसके चेहरे को छू रहे थे। मुंह को रुमाल से, हाथों को पीछे रस्सी से बांधा हुआ था। इस कमरे में और भी लड़कियां थीं जिनकी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वो इनफाल के एहसासात के बारे में जानता था मगर कभी जाहिर नहीं होने दिया था। मगर आज उसे इस हालत में देखकर उसके दिल को कुछ हुआ था। उसने आगे बढ़कर उसके बंधे हाथ खोले थे और जवानों को भी बाकी लड़कियों को खोलने और बाहिफाजत बाहर निकालने का कहते इनफाल के मुंह पर बंधा रुमाल खोला था। वो पहली बार उसे इतने करीब से देख रहा था। जब इनफाल ने अपनी भोजल होती आंखों से खोलकर उसे देखा था। चलो उठो, हमें यहाँ से जल्द निकलना है, उसने इनफाल के चेहरे को नज़रों से हटाकर कहा था। चलो शाबाश। जब कोई जवाब ना आया तो उसने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। इनफाल ने थोड़ा झिझक कर उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर खड़ी हो गई थी। बाकी लड़कियों को पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल दिया गया था। अभी वो दोनों कमरे से निकलने लगे थे जब गोलियों की आवाज़ें गूंजने लगी। इस तरफ मुबासिल ने एक तरफ इशारा करते हुए उसे अपने साथ आने को कहा था। वो पीछे के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे जब एक गोली मुबासिल के बाजू को छूती हुई गुजरी थी। उसने इनफाल को अपने पीछे किया और सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया था। बहुत जल्दी है यहाँ से भागने की। हा 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 हा। वो आदमी हंसते हुए बोला था। इनफाल इन सब से बेखबर उनके बाजू से निकलने वाले खून को देख रही थी। तुम इमरान, तुझे तो मैं अपने हाथों से मारने का ख्वाहिशमंद हूँ। अपने बाबा से किया अहद आज पूरा होगा। मुबासिल ने अपने सामने खड़े इमरान को गुस्से से देखते हुए कहा था। कौन हो तुम? इमरान कुछ शक से बोला था। वही जिसके माँ बाप को तुमने बेदर्दी से कत्ल किया था, सिर्फ इसीलिए कि मेरे माँ बाप ने तुम्हारे साथ इस गंदे काम में साथ नहीं दिया था। मेरे बाबा ने तुम्हारा साथ इस गंदे काम में नहीं दिया था, वो तेज से बोला था। उसकी आंखों में जुनून था। वो सामने वाले को ख़त्म कर देने के लिए काफ़ी था। तुम फारूक आफंदी के बेटे हो? इमरान के चेहरे पर एक रंग और जा रहा था। वाह, तो तुम्हें याद है। तो ये भी याद होगा किस बेदर्दी से कत्ल किया था। अब तुम्हारी बारी, तुम्हारा खेल अब ख़त्म इमरान, मुबासिल ने गुस्से में चीखते हुए कहा था। पीछे खड़े इनफाल को एक तरफ इशारा करते हुए बाहर जाने का बोलकर दोबारा इमरान की तरफ बढ़ा था। तुम भी अपने माँ बाप की तरह आज मेरे हाथों कत्ल होगे, इमरान ने गुस्से में फुंकारते हुए कहा था। वो अपने हाथ में मौजूद गन से दूसरे जानिब इशारा करते हुए हंसा था। मुबासिल ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा और एक पल को उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल को दबोच लिया हो। एक आदमी इनफाल के माथे पर गन रखे हुए था। अगर इस लड़की की ज़िंदगी चाहते हो तो अपनी गन नीचे रखो और ख़ुद को हमारे हवाले कर दो, इमरान ने सख्त खड़े मुबासिल से कहा था। इस मासूम को जाने दो इमरान, वरना मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा। वो गुस्से से दहाड़ा था। इमरान ने जैसे ही इनफाल को अपने गन से निशाने पर रखकर ट्रिगर को दबाने लगा जब एक गोली हवा को चीरती हुई उसके हाथों पर आई थी और उसकी अड्डे में इसका हौलनाक चीख बुलंद हुई थी। इनफाल, जिसने डर से आंखें मीची हुई थी, इमरान की चीखने पर ही एकदम खोली थी। वो इस मुहाफिज़ को देखा और उस मुहाफिज़ को देखा था जो अपने ज़ख्मी बाजू की परवाह किए बगैर इमरान के सीने में गोलियां उतार चुका था। गोलियों की आवाज़ सुनते बाकी कमांडर और फौजी सिपाही वहां पहुंचे थे। हाइम को सामने देखकर इनफाल रोती हुई उसके सीने से लगी थी। इसको और उसके आदमियों को गाड़ी में डालो और हाइम, आप इन लोगों को घर ले जाएं। जनरल ने पहले हुज़ैफ़ा और कामरान को हुक्म दिया और फिर हाइम से बोले थे। मुबासिल आफंदी, आपने बहुत अच्छा काम किया, वरना आज अगर ये फिर भाग जाता तो इसे पकड़ना मुश्किल था। प्राउड ऑफ़ यू, मेजर ने उसकी पीठ थपकी थी। कमांडर, आप बाजू पर ड्रेसिंग करवाएं और आराम करें, जनरल ने उसके ज़ख्मी बाजू को देखकर कहा था। आज उसका अपने बाप से किया अहद पूरा हुआ था। जिस इंतकाम की आग में वो झुलस रहा था वो आग अब बुझ गई थी। एक हफ्ते बाद वो अपना सामान एक बैग में रख रहा था और हाइम सामने सोफे पर लेटा मोबाइल चला रहा था जब मुबासिल ने उसे मुखातिब किया। इनफाल कैसी है?
उसने थोड़ा झिझक कर हाइम से इन्फाल के बारे में पूछा, जो उस वाक़ये के बाद से काफ़ी डर गई थी। अभी भी अक्सर डर जाती है। मामा बाबा और हीरा उसे वापस नॉर्मल करने की कोशिश कर रही हैं। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगी। उसके सवाल करने पर हाइम ने मशकूक नज़रों से उसे देखा और फिर इन्फाल की हालत बताई। मुझे तुमसे बात करनी है। उसे बेड के किनारे बैठते जैसे लफ्ज़ों का चुनाव किया था। हाँ बोलो। हाइम उसके अंदाज पर चौंका था। मैं इन्फाल से निकाह करना चाहता हूँ। उसने बात मुकम्मल करके सीने में दबी सांस हवा के हवाले करते हुए हाइम को देखा था। हाइम का चेहरा किसी भी किस्म के तासुर से आरी था। वो हाइम के जवाब का इंतज़ार किए बगैर दोबारा उठकर बैग में सामान रखने लगा। मैं घर वालों और इन्फाल से पूछे बगैर तुम्हें कोई जवाब नहीं दे सकता। तुम कहाँ जा रहे हो? हाइम ने मशकूक तरीके से कहा था। हाँ, एक काम अधूरा रह गया था, वही करने जा रहा हूँ। उसने हल्के से हंसते हुए कहकर बैग बंद करने लगा। ना जाने कितने वक्त बाद वो मुस्कुराया था और हाइम ने दिल ही दिल में उसके लिए ऐसी ही मुस्कुराने की दुआ दी थी। बीजान, मैं कह रही हूँ जब तक वो नहीं आएगा आप इन रिश्ते वालों को हाँ नहीं बोलेंगी। बीजान और परीसा सोफे पर बैठी थी। जब बीजान की बात सुन के उसने बीजान को अटल लहजे में अपना फ़ैसला सुनाया था। तो फिर बीजान, आप अभी उन लोगों को हाँ क्यों बोल दें? अभी इन लोगों को हाँ बोल दें। उसने पीछे से आके बीजान के गिर्द बाजू फैलाकर शौकी अंदाज में कहा था। क्या हो गया? ये मैं ही हूँ, मेरा भूत नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए परी को चुटकी काटी तो वो होश की दुनिया में वापस आई थी और उसे देखा जो बीजान के गले लगे उनके शकवे दूर कर रहा था। तुम कितने बदतमीज़ हो मुबासिल। बंदा साल में एक बार घर आ जाए, नहीं तो हर हफ्ते फ़ोन ही कर ले, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपनी परवाह है। परीसा ने उसके कान खींचते हुए थोड़ा गुस्से करती बोली थी तो आखिर में आवाज़ रुंध ही गई थी। मुबासिल को लगा शायद उसने बहुत गलत काम किया है। कम से कम वो हर महीने फ़ोन करके अपनी खैरियत की खबर तो उन लोगों को देता रहता। दादा कहाँ हैं? आज तो संडे है, वो घर में नहीं है क्या? परी को चुप कराते उसने बीजान से कहा था। हाँ, मार्केट तक गए हैं। तुम मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। बीजान ने उसे बताते हुए उसको फ्रेश होने का बोलती किचन की तरफ चली गई थी। अच्छा, आप नाराज़ तो ना हो, अब तो आ गया हूँ ना। वैसे एक सरप्राइज़ है आपके लिए। मुबासिल ने परी की नाराज़गी को ख़त्म करते हुए कहा था। कहीं तुमने शादी तो नहीं कर ली? परी के मशकूक तरीके से पूछने पर मुबासिल ने कहकहा लगाया था। इसके इस तरह हंसने पर परीसा ने उसके हमेशा खुश रहने की दुआ की थी। वो वीकेंड्स पर घर आया था। उसका इरादा पहले इन्फाल से बात करने का था, मगर आसिया बेगम ने बताया कि वो अपनी दोस्त के साथ बाहर गई है तो वो हैदर साहब के कमरे में आया था। मामा, पापा, मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। इजाज़त लेते वो कमरे में आया था। हैदर साहब बुक का मुताला करने में मसरूफ़ थे और आसिया बेगम बेड पर बैठी थी। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? हैदर साहब ने किताब साइड पर रखते हुए नरमी से कहा था। आप लोग मुबासिल को तो जानते ही हैं, वो अपने घर वालों को इन्फाल के सिलसिले में भेजना चाहता है। हाइम ने तहमीद बांध के बात शुरू की थी। मिला हूँ मैं उससे, काफ़ी अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है, लेकिन इन्फाल की राय के बगैर मैं कुछ नहीं कह सकता, हैदर साहब ने कहा। हाइम खुद भी इन्फाल की मर्ज़ी जानना चाहता था। अभी वो लोग बात कर ही रहे थे जब इन्फाल रूम में दाखिल हुई थी। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कब आए? उसने कमरे में दाखिल होते हुए साथ सलाम किया था और फिर हाइम से पूछा था। हाइम ने अपनी बहन को देखा जो इस वाक़े के बाद से काफ़ी संजीदा सी हो गई थी। मैं दोपहर में आया था, तो तुम बताओ तबीयत कैसी है? हाइम ने उसे बताते हुए उसकी तबीयत की दरियाफ्त की थी। ठीक हूँ, उसने अपना सर आसिया बेगम के कंधे पर रखते हुए कहा था। बेटा, हमें आपसे बात करनी थी, हैदर साहब ने तहमीद बांधते हुए कहा। जी बाबा, बोले। उनकी तरफ बोलने जी पापा, बोलिए। उनके इस तरह बोलने पर वो खड़ी होती मगर संभल कर बोली थी। देखो बेटा, जो हुआ उसे अब भूल जाओ, आगे बढ़ो। हम जानते हैं ये सब इतना आसान नहीं, मगर माजी में रहकर ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती है। जो लोग माजी में रहते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आगे बढ़ने के लिए माजी को भूलना पड़ता है, वरना ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, हमारे लिए भी और हमसे जुड़े रिश्तों के लिए भी, हैदर साहब ने उसे समझाते हुए कहा था। जी पापा, मैं कोशिश करूँगी कि सब भुला के आगे बढ़ूँ, उसने सर हिलाते हुए कहा था। मुबासिल के घर वाले आना चाहते हैं तुम्हारे और मुबासिल के रिश्ते के लिए। उन्होंने अपनी बात कहकर उसे देखा जो उनकी बात पर साकत हुई थी। बेटा, आप सोच लो, कोई जल्दी नहीं है, जो आपका फ़ैसला होगा हम उसी में खुश हैं। हैदर साहब ने उठ के उसके सर पर हाथ रखा था। मुझे कुछ वक्त चाहिए, उसने नम होती आंखों से उन्हें देखकर कहा और उठकर अपने रूम में आ गई थी। उसने आंसू पे बंद बांधा तोड़ते आंसुओं की बाढ़ को बहने दिया था। उमैर साहब के घर आने के बाद उन सब ने खुशगवार माहौल में खाना खाया था। उमैर साहब भी उनसे जो शिकवे थे उसने उन्हें दूर कर दिया था। उसने उन्हें इमरान के खेल और कत्ल के बारे में उन्हें आगाह कर दिया था।
वो बहुत खुश थे कि अपने वालिदैन से किया अहद पूरा हो गया था और आज उनका मुजरिम अपने अंजाम तक पहुंच गया था। खाने से फारिग होकर वो दोनों उमैर साहब और बीजान के कमरे में बैठे थे। मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूँ, आप लोग मेरे साथ कराची चलें। मुबासिल ने बात करते हुए उन तीनों को देखा था। कराची? क्यों जाना है? बल्कि तुम भी अपनी पोस्टिंग यहीं लाहौर में करवा लो, अब हम तुम्हें और खुद से दूर नहीं कर सकते हैं, बीजान ने उसको डपटते हुए कहा था। अरे बीजान, मैं कौन सा हमेशा के लिए जाने को बोल रहा हूँ, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ कराची चलें और हाइम के घर इन्फाल के लिए मेरा रिश्ता ले जाएं। उसने वजाहत देते हुए आखिर में असल बात बताई थी। पाई, ये हाइम और इन्फाल कौन है? हाय हाय है या पाए हैं? बीजान ने मशकूक तरीके से पूछा था, जिस पर मुबासिल ने हंसते हुए कहा था, हाइम मेरा दोस्त है और इन्फाल उसकी बहन है। मुबासिल ने वजाहत दी थी। ओहो, देख लें आप लोग, ये इसीलिए यहाँ नहीं आता था और अब भी सिर्फ अपने रिश्ते की बात करने के लिए ही यहाँ आया है। परीसा ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग वजह जानते हैं मैं किस लिए यहाँ नहीं आया था, और जब सब सही हो गया है तो मैंने इसीलिए कहा। आप ही तो हर वक्त शादी का कहते रहते हैं, उसने परी की बात पर घबरा के कहा था, जिस पर सब हंस पड़े थे। कब जाना है? उमैर साहब ने उसके कराची जाने का पूछा था। अगले हफ्ते, मुबासिल ने बताया था। फिर तो बहुत कम वक्त है, खैर कल से तैयारियां शुरू करते हैं, बहू के लिए मंगनी की अंगूठी भी लेनी है, बीजान ने कहा था। भाई, मुझे आपसे बात करनी है। इन्फाल हाइम को लॉन में बैठा देखकर वहीं आ गई थी। हाँ बोलो, आज हमारी गुड़िया को ऐसी क्या बात करनी है जो इस तरह तहमीद बांध रही हो? हाइम ने इन्फाल को प्यार से कहा था। आपके दोस्त ने हमदर्दी में मेरा रिश्ता मांगा है ना? वो बात जो उससे कब से खटक रही थी हाइम को बोल दी थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि वो हमदर्दी में तुमसे शादी करना चाहता है? हाइम को अंदाज़ा नहीं था कि वो रिश्ते की बात को ये रुख दे देगी, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ उन्हें सिर्फ मुझसे हमदर्दी ही हो रही है और कुछ नहीं। इन्फाल ने बेरुखी से कहा था। उसे वो बात याद थी जब उसने मुबासिल से पूछा था कि वो किसी से मोहब्बत करता है तो उसने हाँ में जवाब दिया था। अगर ऐसा होता तो मैं उससे फ़ौरन इनकार कर देता, मगर उसके लहजे में तुम्हारे लिए परेशानी और आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देख चुका हूँ, इसीलिए मैंने उस बात की, वरना तुम हमारे लिए बोझ नहीं हो। हाइम की बात पर उसने सर उठाकर उसे देखा था। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम क्या जवाब देती हो। वैसे भी अगले हफ्ते वो अपनी फैमिली को हमारे घर ला रहा है, उससे मिलकर तुम जो फैसला करोगी हमें मंजूर है, हाइम ने उसे समझाते हुए बताया था। जो आप लोगों का फ़ैसला होगा मुझे मंजूर है, आप मामा पापा को बता दीजिएगा। उसके रिश्ते की हामी सुनकर हाइम ने उसके सर पर हाथ रखा और उसे आराम करने का बोलता हैदर साहब के कमरे में तरफ चला गया था। रूम में आके उसने ग्रुप में कॉन्फ्रेंस कॉल की थी, जिसे उसके तीनों दोस्तों ने पिक की। क्या जवाब देकर आई हो? देखो, अब तो तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हो रही है, तो अब तुम पीछे हट रही हो। इन तीनों को वो शाम में ही मुबासिल के रिश्ते के बारे में बता चुकी थी। तभी उसके कॉल करने पर वो तीनों शुरू हो चुकी थी। कुछ बोलो भी अनु, क्या जवाब देकर आई हो? इन्फाल के कुछ ना बोलने पर वो हिना ने गुस्से से कहा था। मैंने भाई और मामा पापा को फैसले का हक दे दिया है और वो अगले हफ्ते अपनी फैमिली को हमारे घर ला रहे हैं, इन्फाल ने आंसू का गोला हलक में उतारते हुए बताया था। और फिर वो तीनों इन्फाल को छेड़ने में लग चुकी थी। जुमे को वो कराची पहुंच गए थे और मुबासिल के अपार्टमेंट में रुके थे। अपार्टमेंट में 4 कमरे, अटैच बाथरूम, लाउंज और उसके साथ ओपन किचन था। आज वो सब हैदर साहब के घर जाने की तैयारी कर रहे थे। इधर हाइम भी अपने माँ बाप को मुबासिल के वालिदैन के बारे में बता चुका था। मुबासिल, उमैर साहब, बीजान और परी जब हैदर साहब के घर पहुँचे तो उनका इस्तकबाल बहुत अच्छे से किया गया था। मुबासिल ब्लैक पैंट के साथ ब्लैक टी शर्ट पहने, जिसकी हाफ स्लीव्स में से कसरती बाजू नज़र आ रहे थे और बाएं बाजू पर गोली का निशान भी अभी भी मौजूद था। वो सब लोग लॉन्ज में बैठे थे जब उमैर साहब ने बात शुरू की थी। हम आपकी बेटी इन्फाल का हाथ अपने पोते मुबासिल के लिए मांगना चाहते हैं। उसके वालिदैन ज़िंदा होते तो वो आते, मगर उन दोनों के बाद हम ही इन दोनों के वालिदैन हैं। उमैर साहब ने बगैर तहमीद बांधे अपने आने का मकसद बताया था। जी, हाइम ने बताया था। बहुत अफसोस हुआ सुनकर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसने इस बच्चे को इतनी हिम्मत और हौसला दिया और उनके मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुँचाया। हैदर साहब ने पहले अफसोस किया और फिर मुबासिल को शाबाशी देते हुए कहा था, हमें ये रिश्ता मंजूर है, आज से इन्फाल आपकी बेटी है। हैदर साहब ने उन्हें अपने फैसले से आगाह करते हुए कहा था और सबको मुबारकबाद दी। आसिया बेगम इन्फाल को ले आई थी। आप इन्फाल को ले आए।
हैदर साहब ने आसिया बेगम से कहा तो आसिया बेगम परी को भी अपने साथ इनफाल के रूम में ही ले गई। वो दोनों इनफाल के कमरे में दाखिल हुई, जहां इनफाल के साथ उसके तीनों दोस्तें भी मौजूद थीं। लाइट पर्पल कलर की घुटनों तक आती फ्रॉक के साथ वाइट चूड़ीदार पजामा पहने, कानों में सफ़ेद मोती वाली बालियाँ, हाल के बाल की फ्रेंच चोटी बनाए, हल्का मेकअप में मौजूद हसीन लग रही थी। माशाल्लाह, मुझे नहीं पता था मेरे भाई की पसंद इतनी अच्छी है, परी ने इनफाल को देखते हुए बेसाख्ता कहा था, जिस पर इनफाल के गाल सुर्ख हुए थे। लड़कियों चलो सब बाहर, अब सब इनफाल का इंतज़ार कर रहे हैं सब। आसिया बेगम ने इनफाल की नज़र उतारते हुए कहा था। हिना और समीन उसे बाहर लॉन्ज में ले आई और हानिया ने मिठाई लाके सेंट्रल टेबल पर रखी थी। मुबासिल इनफाल को आता देखकर खड़ा हो गया। उसकी नज़रें इनफाल पर से हट ही नहीं रही थी। इनफाल ने खुद पर किसी की नज़रों को महसूस करते सर उठा के उसे देखा, जो सबसे बेनियाज उसे देखने में मसरूफ़ था। मुबासिल की नज़रों ने ना जाने क्यों वो खुद में सिमटी थी और नज़रें झुका गई थी। इनफाल को उसके साथ लाके बिठा दिया गया। आप इजाज़त दें तो हम मंगनी की अंगूठी इनफाल को पहना दें। बीजान ने हैदर साहब और आसिया बेगम से इजाज़त मांगी तो उनके हाँ कहने पर बीजान ने अंगूठी मुबासिल के हाथ में दी, जिसे मुबासिल ने इनफाल को पहनाया था। बहुत बहुत मुबारक हो, हैदर साहब ने मुबासिल को गले लगाते हुए कहा था। हम चाहते हैं कि परी की शादी के बाद ही मुबासिल की भी शादी की जाए, उमर साहब ने कहा था। अब से इनफाल आपकी अमानत है, जब चाहें ले जाएं। हैदर साहब ने उमर साहब को तसल्ली देते हुए कहा था। ठीक है, फिर अगले महीने की 15 तारीख को हम अपनी अमानत आपसे लेने आएंगे और हमें किसी जहेज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग शादी की तैयारियां शुरू करें, उमर साहब ने शादी की तारीख बताने के बाद कहा था। इनफाल अब अपनी दोस्तों और परी के दरमियान बैठी थी, लेकिन मुसलसल उसकी नज़रों की तपिश खुद पर महसूस करते उसने आसिया बेगम से अंदर जाने का बोला तो उन्होंने उसे कमरे में भेज दिया। वो जो हाइम के साथ बातों में मसरूफ़ था, मगर ध्यान इनफाल पर था। इनफाल के अंदर जाने के बाद उसके चेहरे पर से मुस्कुराहट फैल गई थी। दोनों घरों में शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही थीं। शादी से एक हफ्ता पहले मुबासिल के घर वाले और रिश्तेदार कराची आ गए थे। आज मेहंदी थी, जो कि हैदर विला में ही कंबाइन रखी गई थी। स्टेज को गेंदे से के जर्द फूलों से सजाया गया था। पूरा हैदर विला रोशनियों में नहाया हुआ था। मुबासिल की फैमिली जब हैदर विला पहुंची तो उनका इस्तकबाल बहुत ही पुरतपाक तरीके से किया गया था। मुबासिल सफ़ेद कुर्ते पर हरे रंग का वास्कट पहने हुए बहुत ही पुरकशिश लग रहा था। मुबासिल को स्टेज पर बैठाने के बाद कुछ देर बाद इनफाल को लाया गया, जो पीले और हरे रंग के ही इम्तियाज़ के टखनों तक आती फ्रॉक के साथ पीले रंग का दुपट्टा सर पर अच्छे से सेट किया हुआ था और हल्के फुल्के मेकअप में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इनफाल के स्टेज के करीब आने पर मुबासिल ने अपना हाथ इनफाल की तरफ बढ़ाया, जिसे इनफाल ने नज़र उठाकर उसे देखा था और अपना मेहंदी से सजा हुआ हाथ उसके हाथ पर रख दिया था, जिस पर सारी यंग जनरेशन ने हूटिंग की थी। दोनों के स्टेज पर बैठने के बाद मेहंदी की रस्म शुरू हुई थी। मुबासिल के बराबर बैठती इनफाल का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसके दिल में अभी भी यही सवाल गर्दिश कर रहा था कि वो उससे शादी क्यों कर रहा है, जबकि वो तो किसी और को पसंद करता था। सबकी मुस्कुराहटें, छिड़कानी और हल्ले गुल्ले में ये खुशियाँ भरी रात अपने अख्ताम को पहुंची थी। अगले दिन का सूरज तुलू हुआ तो हैदर विला में हर तरफ गहमा गहमी मची हुई थी। आज बारात थी, जिसका इंतज़ाम भी हैदर विला के वसी लॉन में ही किया गया था। इनफाल अपने दोस्तों और कज़िनों के साथ पार्लर जा चुकी थी। माशाल्लाह अन्नू, बहुत प्यारी लग रही हो, हानिया ने इनफाल को पीछे से गले लगाते हुए कहा तो इनफाल उसकी बात पर झेप गई थी। आप प्लीज़ इनसे पीछे हो जाएं, वरना इनका दुपट्टा खींचने की वजह से हेयर स्टाइल ख़राब हो जाएगा। ब्यूटिशियन ने हानिया को टोका तो वो मुंह बनाकर पीछे हुई थी, जिस पर हिना और समीन ने कहका लगाया था। बारात हैदर विला पहुंची तो उनका इस्तकबाल बहुत गर्मजोशी से किया गया। वो आज मेहरून शेरवानी, जिसका पर गोल्डन कढ़ाई हुई थी, पाँव में खुस्से पहने किसी रियासत का शहजादा ही लग रहा था। खुस्से? भाई लड़के खुस्से कब पहनते हैं? उसे स्टेज पर बैठाया, जहाँ मौलवी साहब पहले से मौजूद थे। पार्लर से आने के बाद इनफाल को उसके कमरे में बिठाया गया था, क्योंकि कुछ देर में निकाह की रस्म होनी थी। उसकी आंखों में कर्ब था कि काश उसके माँ बाप आज इस दुनिया में होते तो कितने खुश होते। कुछ देर बाद निकाह शुरू हुआ था। मुबासिल आफंदी, आपका निकाह इनफाल हैदर से महज 5 लाख रुपया सिक्का रियाजुल वक्त किया जाता है, आपको कबूल है? मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया था। कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? उसे अपनी और इनफाल की आखिरी मुलाकात याद आई। अगर वो वक्त पर उसके कमरे में ना जाता तो शायद उसे खो देता। कबूल है। मुबारक हो। हाइम ने उसे गले लगाते हुए मुबारकबाद दी थी। फिर हैदर साहब और उमैर साहब ने मुबारकबाद वसूल करने के बाद वो आर्मी के ऑफिसर्स और बाकी लोगों से मिला था। इनफाल के सर पर लाल चुन्नी डाली गई थी। जब हैदर साहब और हाइम मौलवी साहब के चंद गवाहों के साथ उसके रूम में दाखिल हुए, जहां आसिया बेगम और इनफाल के दोस्त मौजूद थीं,
इनफाल हैदर आपको मुबासिल आफंदी के साथ 5 लाख रुपया सिक्का रियाजुल वक्त निकाह में दिया जाता है, आपको कबूल है। मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया था। इसका वजूद कांप रहा था। जब हैदर साहब ने उसके सर पर हाथ रखा तो उसने अपना सर इस बात में हिलाया था। मौलवी साहब ने दोबारा वही अल्फाज दोहराए। उसके जहन में अब भी यही अल्फाज गर्दिश कर रहे थे कि वो किसी को पसंद करता है, कबूल है। मौलवी साहब के दोबारा पूछने पर वो होश में आई थी। आपको कबूल है? मौलवी साहब ने आखिरी बार वो अल्फाज दोहराए, कबूल है। उसकी आवाज़ भीग गई थी। हैदर साहब ने उसे गले लगाया। वो मौलवी साहब को बाहर ले गए। वो हाइम के साथ बातों में मसरूफ़ था जब दुल्हन के आने के शोर पर उसने सामने देखा, जहाँ वो अपनी दोस्तों और कजिन्सों के संग आती दिखाई दी। रेड ब्लड लहंगा पहने जिस पर गोल्डन काम हुआ था, सर पर उसी रंग का दुपट्टा जिसके किनारों को गोल्डन कढ़ाई थी, सिया बाल जो कमर तक आते थे, उन्हें आगे से डिज़ाइन बनाकर बाकी एक कंधे पर डाले हुए थे। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत थी, मगर आज वो किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। इनफाल के स्टेज के करीब आने पर मुबासिल ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे स्टेज पर चढ़ने में मदद की थी। परी ने इनफाल को मुबासिल के साथ सोफे पर बैठाया था। वो दोनों एक साथ बहुत हसीन लग रहे थे। सब लोगों ने उन्हें मुबारकबाद दी और सलामी दी। दूध पिलाई की रस्म के इनफाल की दोस्तों ने की थी, जिस पर मुबासिल ने मुँह मांगी रकम उनको दी। का वक्त आया तो इनफाल ने अपने साथ बाकी सब को भी रुला दिया था। फिर परीसा और बीजान ने इनफाल को गाड़ी में बिठाया था। उन लोगों की मुबासिल के अपार्टमेंट में जाना था। इनफाल को कुछ रस्मों के बाद मुबासिल के रूम में ले जाया गया। कमरे में गुलाब के फूलों से सजाया गया था। काफ़ी देर मुबासिल का इंतज़ार करने के बाद वो अपना लहंगा संभालती हुई उठी और ज्वेलरी उतारने के बाद ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई थी। थोड़ी देर में वो ड्रेस चेंज करने के बाद बेड पर एक किनारे पर लेटी और अपने ऊपर कंफर्टर डाल के नींद की वादी में उतर गई थी। रात 12 बजे वो कमरे में दाखिल हुआ तो नज़र सामने बेड पर लेटी इस परी पैकर पर पड़ी जो दुनिया जहान से बेखबर ख्वाबों की दुनिया में गुम थी। एक अहम फ़ोन कॉल सुनने की वजह से उसे देर हो गई थी। वो फ़ोन बंद करने के बाद जल्दी से कमरे में आया कि कहीं इनफाल उसके इंतज़ार में बैठी हो, मगर कमरे में आके उसे सोता देख वो सर झटककर ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया और कुछ देर में आरामगुदा कपड़े पहने लाइट ऑफ करके वो बेड के दूसरी तरफ लेट गया। अगली सुबह इनफाल की आंख खुली तो नज़रें अपने बराबर सोए हुए वजूद पर पड़ी थीं, जो फ़ौरन हड़बड़ा के उठी, जिसके मुबासिल की आंख भी खुल गई थी। क्या कोई जिन देख लिया है जो इस तरह उठी हो? मुबासिल ने उसकी तरफ इस तरह उठने पर चोट की थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इनफाल ने उसके सवाल को इग्नोर करते हुए पूछा था। मुबासिल ने उसके इस बेतुके सवाल पर नफ़ी में सर हिलाया। मोहतरमा, ये मेरा घर है और ये मेरा कमरा भी है। ये कमरा भी मेरा है, उसने इनफाल की बात पर तंज करते हुए कहा था और उठकर बाथरूम में चला गया। इनफाल ने एक नज़र पूरे कमरे में दौड़ाई थी। कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था। फुल साइज़ का बेड जिसके सामने वाली दीवार पर एलईडी फिक्स थी और दीवार के साथ दरमियानी साइज़ का सोफ़ा था। दूसरी जानिब सिंगार मेज़ थी जिसके एक तरफ दरवाजे थे, एक ड्रेसिंग रूम में और दूसरा बाथरूम में था। कमरे का जायज़ा लेने के बाद वो सिंगार मेज़ के सामने खड़े होकर अपने बालों में ब्रश फेरने लगी थी, क्योंकि पार्लर वाली ने जो हेयर स्टाइल बनाना था इससे उसके बाल काफ़ी उलझ गए थे। अभी वो बाल ब्रश कर ही रही थी जब बाथरूम का दरवाज़ा खुला। इनफाल ने नज़र उठाकर उसे देखा, जो शायद शॉवर लेकर ही आया था, क्योंकि उसके सामने के बालों की लटों से पानी की बूंदें गिर रही थीं। नज़र लगानी है क्या? जानता हूँ, बहुत प्यारा लग रहा हूँ, मुबासिल ने उसके इस तरह खुद को देखते हुए कहा, जिस पर वो होश में आई थी। कुछ ज़्यादा ही खुशफहमी हो रही है, इनफाल ने संभलते हुए कहा था। क्या करें, कुछ लोग हमें देखकर होश ही खो देते हैं, मुबासिल ने उसके हाथ से ब्रश लेते हुए कहा था। वो उसकी बात का जवाब दिए बगैर पास से गुजरने लगी जब मुबासिल ने उसकी कलाई थामी थी। छोड़े मेरा हाथ, इनफाल ने उसके हाथ पकड़ने पर करंट खाकर मुड़ी थी। क्या करें, कुछ लोग हमें देखकर होश खो देते हैं, मुबासिल ने उसके हाथ से ब्रश लेते हुए कहा था। मुझे तुमसे बात करनी है, मुबासिल ने अब की बार उसका दूसरा हाथ भी अपनी गिरफ्त में लेते हुए कहा था। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। इनफाल मुसलसल अपने हाथों को उसकी जब्त मजबूत गिरफ्त से आज़ाद करने के नाकाम कोशिश में लगी हुई थी। क्यों? किसी और को चाहती थी तो मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों की? उसने इनफाल की बात कर गुस्से में कहा था। मैं किसी और को पसंद करती थी या आपने तो मुझसे शादी हमदर्दी में की है। इनफाल को तो मानो उसकी बात पर पतंगे ही लग गए हों। तुम्हें किसने कहा कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ और तुमसे मैंने शादी हमदर्दी में की है? मुबासिल उसकी बात पर चौंक कर बोला था। आपको शायद याद ना हो, मगर मुझे अच्छी तरह याद है। आपने खुद उस दिन गाड़ी में कहा था कि आप किसी को अच्छे से चाहते हैं।
इनफाल ने उसको याद कराते हुए तंजिया कहा था। उफ इनफाल, मुझे नहीं मालूम था कि उस दिन की बात को तुम आज तक सीने से लगाए बैठी हो। मुबासिर ने उसके हाथों को छोड़ते हुए एक हाथ से अपने बालों को पीछे करते हुए कहा था। उसे नहीं मालूम था कि इनफाल इस बात को इतना सीरियस लेगी। तो क्या आपने मुझसे झूठ बोला था? इनफाल ने पीछे होते हुए कहा था। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे लेकर अपने दिल में कोई जज्बा पैदा करो, और तुम्हारे दिल में मौजूद मेरे बारे में जो एहसास थे मैं उनसे भी वाकिफ़ था, और कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए वही जज्बात हैं। लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें ये बताकर इन जज्बात को बढ़ाना नहीं चाहता था। उस वक्त मैं सिर्फ अपने वालिदैन का बदला लेना चाहता था। इस सब में मैं अपनी जान से भी जा सकता था। और जहाँ तक बात रही तुमसे शादी करने की, तो एक बात अपने जहन में डाल लो कि मैंने किसी हमदर्दी के बिना पर तुमसे शादी नहीं की है। मुबासिल ने उसे बाजू से थामते हुए कहा था। अब तो सब क्लियर हो गया ना, या अब भी मुझसे खफा हो? मुबासिल ने उसकी ठोड़ी को हल्के से पकड़कर ऊपर किया, जिस पर इरफान ने नज़र उठाकर उसे देखा। आंखों में देखा था, जहां उसके लिए मोहब्बत उसकी आंखों में जाहिर हो रही थी। सॉरी मुबासिल, मैं ना जाने क्या क्या बोल गई। इनफाल उसकी आंखों में ज़्यादा देर नहीं देख पाई थी और मुबासिल के सीने से लगकर रोने लगी, जिस पर मुबासिल ने उसके गिर्द अपने बाजू का हिसार बांधा और उसके बाद सहलाने लगा। अच्छा, अब रोना बंद करो और फ्रेश होकर आओ, मुबासिल ने कुछ देर बाद उसे खुद से अलग करते हुए कहा, जिस पर वो सर हिलाते हुए बाथरूम में फ़्रेश होने चली गई थी। इनफाल जब फ्रेश होकर बाहर आई तो मुबासिल को अपने इंतज़ार में पाया था। मुबासिल ने इनफाल के हाथ नरमी से थाम कर उसके खूबसूरत सा ब्रेसलेट पहनाकर उसके हाथ अपने लबों से लगाए थे। ये तुम्हारी मुँह दिखाई, कल रात तो तुम जब मैं आया तो सो गई थी। मुबासिल ने इरफान के शर्माए हुए चेहरे को देखकर कहा था। चलो बाहर चलते हैं, नाश्ता लग चुका है। वो सर हिलाती उसके पीछे डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गई थी, जहाँ सब नाश्ते पर उनके इंतज़ार कर रहे थे। वो दोनों स्टेज पर बैठे थे। आज उनका वलीमा था, जो लाहौर के एक मार्की में अरेंज किया गया था। इनफाल पीच रंग की मैक्सी जेब की थी, जबकि मुबासिल ने ब्लैक पैंट कोट पहना हुआ था। मुबासिल ने आगे होकर इनफाल कर कान में कुछ कहा था, जिस पर वो खिलखिलाकर हंसी थी, और कैमरामैन ने इस मंजर को अपने कैमरे में महफूज किया था। इन दोनों को मुस्कुराता देख चांद तारों ने उनके हमेशा मुस्कुराने की दुआ की थी। ख़त्म शुद। उम्मीद है ये नावल आप सभी को पसंद आया होगा। शॉर्ट नावल था, आर्मी बेस, और स्टोरी अच्छी थी। नावल का नेम है अहद इंतकाम बाय अलीना खान। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नावल के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।